इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने विश्व इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और कई ऐसे योद्धा हुए हैं जो अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा ही एक युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो इतिहास में वीरता और बलिदान का मुखर प्रतीक बना। और इस युद्ध को लड़ा था पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर और मुगल सेना को अपने शौर्य से भयभीत कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। हल्दी घाटी का युद्ध आजादी व स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। यह युद्ध आज भी अपनी बलिदान, वीरता का स्मृति स्मारक, जिसे आज भी हर भारतीय नमन करता है। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर व मेवाड़ के राजपूत वीर शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था और महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगल सेना को इस युद्ध में धूल चटाई थी। तो ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में कि महाराणा प्रताप के शौर्य से अकबर भयभीत हो गया था और यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता, फिर भी इतिहास में आज तक इस बात को छुपा के क्यों रखा गया? और कैसे इस युद्ध के मैदान में महाराणा ने खून की नदियां बहा दी थी? यह युद्ध कैसे इतिहास में आजादी, स्वाभिमान और वीरता और बलिदान का प्रतीक बना? तो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 1540 ईस्वी को, जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह के घर कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के बादल महल में रानी जयवंताबाई सोगुनार ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रताप रखा गया। आगे चलकर यही बच्चा मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप बना। उनका बचपन भील जनजाति के बीच बीता और भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखे। भील अपने बच्चे को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए उनके बचपन का नाम भी कीका पड़ गया। उनका असली नाम प्रताप सिंह प्रथम था और उनकी शादी रानी अजबादे पंवार से 1557 ईस्वी में हुई। और प्रताप के पिता उदय सिंह की 3 रानियां थी, जिसमें से वे अपनी सबसे छोटी रानी धीर भाई बटियाणी को सबसे अधिक पसंद करते थे। लिहाजा आगे चलकर उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीर भाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया सामंत उन्हें ही गद्दी के योग्य मानते थे। फिर 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया। उस समय मेवाड़ के राजवंशों में यह परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों की वजह से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। इसलिए महाराणा प्रताप अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आए। लेकिन उस अंतिम संस्कार में उदय सिंह का एक और बेटा नहीं आया, वो था धीर भाई का बेटा जगमाल सिंह। तब ग्वालियर के राजा राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरान और सामंत कृष्णदास चोंडावत को पता चला कि जगमाल महल में अपने अभिषेक की तैयारी कर रहा है और ये सब लोग राजमहल पहुंचे और उन्होंने जगमाल को गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप का राजा अभिषेक करवाया। इस तरह उनका विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में 10 मार्च 1572 को 32 वर्ष की आयु में हुआ, जिसके बाद उनका नाम महाराणा प्रताप हो गया। महाराणा प्रताप का को राज बपोती में नहीं मिला था, बल्कि मेवाड़ की जनता और सामंतों ने मिलकर उन्हें राजा बनाया था। जैसा कभी अयोध्या में भगवान राम को वहाँ की जनता ने या वहाँ की प्रजा ने राजा बनाया था। राजा दशरथ के उनको वनवास देने के बाद भी यह राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना करने जैसा था। ऐसा होता भी क्यों ना, जिस सूर्यवंशियों के पीढ़ी से भगवान राम 64वीं पीढ़ी से आते हैं, उसी सूर्यवंशियों की पीढ़ी से महाराणा प्रताप भी 210वीं पीढ़ी से आते हैं। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर उसे जीत लिया था। मैंने चित्तौड़ की घेराबंदी पर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी हो वो जाकर देख ले। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी हिस्से को हथिया लिया था। हालांकि मेवाड़ के जंगल और पहाड़ी हिस्से अब भी मेवाड़ के राणा उदय सिंह के नियंत्रण में थे। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही अकबर ने उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कर उन्हें अपने दरबार में बुलावा भेजा, पर प्रताप ने इसे अस्वीकार कर अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की कसम खाई। उस समय अकबर ने उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को जीत लिया था या उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी तरह अकबर ने राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राज्यों को वो या तो जीत लिया था या उनके साथ संधि कर उनसे रिश्ते स्थिर कर लिए थे। पर मेवाड़ के महाराणा ने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिस वजह से अकबर ने महाराणा को समझाने के लिए 4 बार अपना दूत मंडल भेजा ताकि मेवाड़ को अपने अधीन कर सके और दिल्ली से गुजरात तक एक सुरक्षित रास्ता बनाया जा सके, क्योंकि उस समय दिल्ली से गुजरात तक का जो व्यापारी रास्ता था वो चित्तौड़ से होके हुए जाता था। इसलिए अकबर ने सितंबर 1572 को जलाल खां कुर्ची को महाराणा प्रताप के पास भेजा, पर वह महाराणा प्रताप को समझाने में सफल नहीं हो सका। इस वजह से उन्होंने जून 1573 को कछवा राजपूत आमेर के मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास मिलने के लिए भेजा।
पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह से मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने मानसिंह से मिलने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेजा और उन्होंने मानसिंह के साथ भोजन तक करने से इनकार कर दिया। और एक कहानी के अनुसार तो प्रताप ने मानसिंह को एक संदेश भिजवाया था जिसमें था, जिस राजपूत ने अपनी बेटी अपनी बहन किसी तुर्क को दे दी हो, मैं उसके साथ भोजन नहीं करता। इस बात से नाराज होकर मानसिंह ने प्रताप को चुनौती दी कि वह अब उनसे सीधा युद्ध के मैदान में मिलेगा। इस पर प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मानसिंह से कहा कि अपने फूफा को भी साथ में ले आना, क्योंकि अकबर की शादी कछवा राजकुमारी हरक्का बाई से हुई थी, जो रिश्ते में मानसिंह की बुआ लगती थी। इस वजह से अकबर मानसिंह का फूफा लगता था। फिर सितंबर 1573 को अकबर ने भगवान दास को भेजा। इस बार महाराणा प्रताप ने अकबर के दरबार में अपने बेटे अमर सिंह को भेजने के लिए राजी हो गए, पर अकबर इस बात से नहीं माना। वो चाहता था कि खुद महाराणा उनके दरबार में आए। इस बात से नाराज होकर महाराणा ने अमर सिंह को भेजने से भी इनकार कर दिया। फिर अंत में दिसंबर 1573 को अकबर ने टोडरमल को महाराणा के पास भेजा, पर महाराणा इस बार भी नहीं माने और इस वजह से अकबर और महाराणा के बीच अब युद्ध तय हो गया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को छोड़ उदयपुर के पास गोगुंदा में अपना नया आधार स्थापित किया। मानसिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अकबर से आग्रह किया था कि इस युद्ध का नेतृत्व वो करेगा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। मानसिंह पहली बार किसी भी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना था। इससे पूर्व किसी न किसी के साथ लड़ा था और इसलिए अकबर ने मानसिंह को महाराणा से युद्ध करने भेजा और अकबर ने मानसिंह से कहा कि उसे महाराणा प्रताप उसके दरबार में जिंदा या मुर्दा चाहिए और अकबर खुद इस युद्ध की वजह से दिल्ली छोड़ अजमेर आ गया। इस तरह मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को आमेर से अपनी सेना लेकर गोगुंदा की ओर चल पड़ा और उसने अपना पहला पड़ाव डाला मंडलगढ़ में, जहां उसने 2 महीने तक रहा और महाराणा प्रताप की घेराबंदी की कोशिश की, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। मानसिंह ने महाराणा से युद्ध करने की तैयारी पूरी कर ली थी, इसलिए मुगल सेना ने गोगुंदा के मोलेला गांव में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने लोसिंग गांव में अपना डेरा डाला। मोलेला गांव और लोसिंग गांव के बीच एक घाटी पड़ती थी, जिसे आज हल्दी घाटी कहा जाता है, जो गोगुंदा के लगभग 22 किलोमीटर उत्तर में खमनोर गांव के पास स्थित है। हल्दी घाटी असल में एक अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा है, जो राजस्थान के राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है, जो राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरफ पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। अब बात करें इस युद्ध की, तो महाराणा प्रताप की सेना की संख्या कम थी। उनकी सेना में लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। जबकि अबू फजल और बदायूनी के मुताबिक मुगल सेना में 20,000 सैनिक थे और मेवाड़ की सेना में 5,000 सैनिक थे। इसलिए दोनों सेनाओं का अनुपात 1 और 4 का था। दोनों सेनाओं के पास हाथी भी थे। महाराणा की सेना की तरफ से लूणा और रामप्रसाद नामक हाथियों के अलावा अन्य हाथी भी थे, जबकि मुगल सेना की तरफ से मर्दाना व गजमुक्ता नाम के हाथियों के अलावा अन्य हाथी भी थे। खुद मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था। मुगल सेना का मुख्य सेनापति मानसिंह ही था और अन्य सेनापति आसिफ खां था और मानसिंह का भाई माधो सिंह घुड़सवार सेना का सेनापति था। मुगल सेना के हरावले दस्ते की कमान सैयद हाशमी के पास थी। मुगल सेना की योजना थी कि इस युद्ध को जीतकर गोगुंदा के किले पर कब्जा कर ले, ताकि महाराणा प्रताप को आसानी से बंदी बनाया जा सके। जबकि मेवाड़ की सेना के सेनापति खुद महाराणा प्रताप थे और मेवाड़ की सेना की बाई बाजू की कमान झाला बीदा के पास थी और दाई बाजू की कमान ग्वालियर के राजा के राम सिंह तंवर के पास थी। और सबसे आगे हरावले दस्ते का नेतृत्व अफगान मूल के हाकिम खां सूर कर रहे थे और बीच में खुद महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। उनके पीछे पूंजा भील, जो भीलों के सरदार थे, और कृष्णदास चुंडावत सलुम्बर के सामंत थे। युद्ध की शुरुआती योजना के अनुसार संख्या बल की कमी से निपटने के लिए यह तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध लड़ेंगे, ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। यह दर्रा इतना सकरा था कि एक साथ 2 गाड़ियां तक एक साथ नहीं जा सकती थी। यह सोच राम सिंह तंवर की थी, पर कई राजपूत सरदारों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह सही तरीका नहीं है राजपूतों के युद्ध लड़ने का। पर जिस समय मेवाड़ की सेना का खमनोर के मुगल सेना से आमना सामना हुआ, मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी और मुगल सेना नीचे थी, और इस तरह 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी में खड़े होकर मानसिंह की सेना का इंतजार किया, पर मानसिंह इस चाल में नहीं फंसा। इसलिए महाराणा की सेना ने हल्दी घाटी के ऊपरी हिस्से से मुगल सेना पर पहले हमला बोल दिया
और यह हमला इतना घातक था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। और महाराणा प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची और उन्होंने अपनी पूरी सेना को पहाड़ी से उतरने का आदेश दे दिया ताकि भागती हुई मुगल सेना को खदेड़ा जा सके। पर उनके सहयोगी ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर ने उन्हें समझाया कि वो मैदानी इलाकों में मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और राम सिंह का यह अंदेशा सही साबित हुआ। पहाड़ी से भागते समय सेना रक्तलाई बनास नदी के किनारे खमनोर के मैदान पर आ गई थी। मैदानी इलाकों में भिड़ते ही मुगल सेना ने युद्ध में वापसी की और हाथी से हाथी टकराए और भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर जल्द ही मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया और मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। और मुगल सेना को भागते देख एक मुगल सूबेदार मित्र खान ने हल्ला शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद युद्ध के मैदान में एक बड़ी सेना लेके आ रहे हैं। यह एक अफवाह थी, पर इस अफवाह ने काम किया और मुगल सेना में लड़ने का हौसला लौट आया और खुद मानसिंह भी अपने भाई माधव सिंह के साथ 1000 घुड़सवारों के साथ युद्ध में शामिल हो गया। अब युद्ध में मुगल सेना मजबूत स्थिति में आ गई थी। इस वजह से महाराणा प्रताप मुगल घेरेबंदी को भेद नहीं पा रहे थे। इसलिए महाराणा प्रताप ने लूणा हाथी को लाने का फैसला किया, पर सिर में गोली लगने की वजह से वह घायल हो गया। इसके बाद महाराणा प्रताप राम प्रसाद हाथी को लाए और राम प्रसाद का महावत तीर लगने की वजह से मारा गया। इस वजह से मुगल सेना ने राम प्रसाद पर कब्जा कर लिया और युद्ध के बाद उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया गया था। अब महाराणा प्रताप मानसिंह की तरफ मुड़े और महाराणा ने तय किया कि वे यह युद्ध तभी ही जीत सकते हैं जब मानसिंह इस युद्ध में मारा जाए। इसलिए महाराणा अपने घोड़े को लेकर मुगल घेराबंदी को तोड़ते हुए मानसिंह के हाथी के पास पहुंचे और चेतक ने अपने अगले पैर मानसिंह के हाथी मर्दाना के माथे पर रख दिए और महाराणा ने अपना भाला मानसिंह की तरफ फेंका और राणा का भाला मानसिंह के महावत को पार करते हुए मानसिंह के ओहदे के किनारे के स्तंभ से टकराया। इससे मानसिंह का ओहदे का एक किनारा टूट गया, लेकिन मानसिंह कुछ ही इंचों के फासले से बच गया और वह अपने हाथी के ओहदे में गिर गया। वह इस हमले से को देख के बहुत डर गया था, जिसे उबरने में उसे वक्त लगा और यह नजारा देखकर सब मुगल सैनिक भी काफी डर गए थे। पर जब प्रताप ने चेतक के ऊपर बैठकर मानसिंह के ऊपर हमला किया था, तब उतरते वक्त मानसिंह के हाथी मर्दाना की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का एक पैर घायल हो गया था। इसी बीच महाराणा और चेतक दोनों घायल हो गए थे। इसलिए झालाविदा ने महाराणा को युद्ध के मैदान से दूर भेजने का फैसला किया, क्योंकि अगर महाराणा को कुछ हो गया तो वे यह युद्ध भी हार जाएंगे और मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। महाराणा को जैसे तैसे समझाकर जंग के मैदान से निकाला गया। महाराणा के मुकुट के ऊपर राष्ट्रीय छतरी लगी हुई थी, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। झालाविदा ने महाराणा से उनकी राष्ट्रीय छतरी ले ली और खुद अपने सिर पर पहन ली। इससे मुगल सैनिक महाराणा के बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे और चेतक महाराणा को लेकर युद्ध के मैदान से दूर जाने लगा। झालाविदा से पहले भी उनके पूर्वज झाला अज्जा ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जगह उनका मुकुट पहनकर उस युद्ध में लड़ाई की थी और ऐसा ही झालाविदा ने किया, जिससे राजपूत सेना में भरोसा लौट आया और वे युद्ध को अंत तक लड़ते रहे। पर झालाविदा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। झालाविदा और उनके पूर्वज झाला अज्जा के बलिदान को देखते हुए मेवाड़ राजवंश में यह परंपरा पड़ी कि हल्दी घाटी के युद्ध के दिन अर्थात हर साल 18 जून के दिन मेवाड़ के राष्ट्रीय चिन्ह को झालाविदा के वंशज धारण करते हैं। अब तक इस युद्ध में मुगलों की आधी सेना जंग में मारी जा चुकी थी और हल्दी घाटी की मिट्टी पीली से लाल हो गई थी और खमनोर की रक्त तलाई में भी रक्त की नदियां बहने लगी। महाराणा की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी बीच युद्ध के मैदान से दूर जाते समय कुछ मुगल सैनिक महाराणा का पीछा करते हैं। इसलिए बलीची गांव के पास एक लंबी खाई को पार करते समय महाराणा का प्रिय घोड़ा चेतक भी मारा गया, क्योंकि वह युद्ध में पहले ही घायल हो चुका था और अपने घोड़े को मरता देख महाराणा को काफी दुख हुआ। चेतक की छतरी बलीचा गांव में राजसंबंध में बनी हुई है, पर महाराणा प्रताप और मेवाड़ की सेना का शौर्य देखकर मानसिंह और मुगल सेना इतना डर गई थी कि मुगल सेना ने महाराणा का पीछा तक नहीं किया। इस युद्ध में इतिहासकार बदायूनी ने भी भाग लिया था और अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में युद्ध का वर्णन किया है और बदायूनी ने साफ साफ लिखा है कि महाराणा प्रताप का पीछा करने का न तो साहस था न ही शक्ति। इससे पता चलता है कि मुगल सैनिक कितना डर गए थे। अब बात करें इस युद्ध के परिणाम की, तो पहली नजर में तो यह युद्ध मुगल सेना के पक्ष में जान पड़ता है, पर यह कहानी का अंत नहीं था। पहले यह माना जाता था कि यह युद्ध अकबर ने जीता था, परंतु हाल ही में कुछ इतिहासकारों ने दावा किया है और कई प्रमाण पेश किए हैं
जिससे यह साबित हो सके कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। और वो प्रमाण क्या थे? तो यह युद्ध बादशाह अकबर ने शुरू किया था मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए, पर अकबर पूरे मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाया। इसलिए किसी भी युद्ध का परिणाम युद्ध की लक्ष्य प्राप्ति के हिसाब से होता है। अकबर का लक्ष्य था मेवाड़ पर कब्जा करना और प्रताप को अपने कदमों में झुकाना, पर ये दोनों ही काम नहीं हो पाए। मानसिंह का लक्ष्य था महाराणा प्रताप से अपने अपमान का बदला लेना और महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर अकबर के समक्ष पेश करना, पर मानसिंह न ही महाराणा को बंदी बना पाया, न ही अपने अपमान का बदला ले पाया। महाराणा प्रताप के लक्ष्य थे मेवाड़ को स्वतंत्र रखना, जिसमें वे लगभग सफल ही रहे थे, और अपनी प्रजा की रक्षा करना, जिसमें वे सफल रहे थे। इसी का एक उदाहरण है कि जब 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, इसलिए महाराणा ने अपनी प्रजा को कुंभलगढ़ से मालवा भेज दिया था भामाशाह की अगुवाई में, और मालवा के रामपुरा में राव दुर्गा ने उन सबको सुरक्षित रखा था। युद्ध की घटनाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी था और उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का शौर्य देखकर अकबर इतना भयभीत हो गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। बदायूनी के अनुसार अकबर ने मानसिंह को 6 महीनों तक अपने दरबार में आने नहीं दिया था, क्योंकि युद्ध में वो प्रताप को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका था। और अगर मानसिंह यह युद्ध जीत कर आता तो अकबर उसे इनाम देता, पर अकबर ने मानसिंह को सजा दी। इसलिए कहा जा सकता है कि युद्ध में अकबर की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की जीत। अगर ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात की जाए तो उदयपुर और बीकानेर में जो जमीनों के दस्तावेज उस समय के मिलते हैं, उन पर महाराणा प्रताप की ही मोहर लगी है। और प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी कई जमीनों के पट्टे जारी किए थे, जिससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप ही उनके मालिक थे, जिससे पता चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध भी महाराणा प्रताप ने ही जीता था। और उदयपुर के जगदीश जी के मंदिर में जो 1652 में बना हुआ है, उस पर जो संस्कृत में अभिलेख लिखे हुए हैं, उस पर भी महाराणा प्रताप की जीत का ही उल्लेख है। और अमर महाकाव्य में भी महाराणा प्रताप की ही जीत का उल्लेख मिलता है। और जो वामपंथी इतिहासकार अकबर को इस युद्ध का विजेता इस बात पर बताते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध छोड़कर भाग गए थे, तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि वे युद्ध का मैदान छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि उन्हें युद्ध के मैदान से दूर भेजा गया था ताकि राजा सुरक्षित रहे। और यह युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि राणा ने इसके बाद असल गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और अपने तमाम क्षेत्र वापस हासिल किए। सारे तथ्यों का विश्लेषण के बाद यह कहना उचित होगा कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध के वे विजेता थे, और यह बात आज तक इतिहास में छुपा कर रखी गई थी। अब बात करें इस युद्ध के परिणामों की, तो युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए और महाराणा ने आने वाले सालों में मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की, और भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया था। और आने वाले समय में उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर अपना अधिकार फिर से स्थापित कर लिया था। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। महाराणा ने कम संसाधनों के बावजूद अकबर से संघर्ष किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। और इस युद्ध के बाद महाराणा ने मेवाड़ के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ के स्वतंत्र न हो जाने तक जंगल में रहने की कसम खाई। और दिवेर के युद्ध के पश्चात वे इसमें सफल भी रहे, और वे अपनी सारी उम्र मुगल साम्राज्य से लड़ते रहे और कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। इतिहासकार अबू फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध, व जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोबोली, व आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कुछ ही घंटे चला, मगर इस युद्ध ने दिखाया महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता प्रेम को, झाला विदा की स्वामी भक्ति को, ग्वालियर राजा राम सिंह तंवर की अटूट मित्रता को, हकीम का सूर की वीरता को, वनवासी भील पूंजा के पराक्रम को, भामाशाह का सब कुछ दान देने को, शक्ति सिंह के बहादुर प्रेम को, व प्रताप के घोड़े चेतक के पावन बलिदान को। और इन सब बलिदानों से हल्दी घाटी का कण कण आज भी भीगा हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध आज तक इतिहास में आजादी, स्वाभिमान, वीरता और बलिदान का प्रतीक बना हुआ है। और इसी का एक उदाहरण था अमेरिका की बुक ऑफ प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि जब वे भारत की यात्रा पर आने वाले थे, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वे उनके लिए कुछ ला सकते हैं। तो उनकी माँ ने कहा, उस महान देश की हल्दी घाटी की मिट्टी लाओ, जिसके राजा ने अपने लोगों के कल्याण और अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
लेकिन अब्राहम लिंकन कभी भारत आए ही नहीं और ना ही ऐसा कभी हो पाया, इसलिए इस बात को साबित नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।